हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो रिसेंटली एग्जाम जो होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का, उसके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। पूरा एमसीक्यूज हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मेरा दावा कि 100% सारा एमसीक्यूज आपको यहां से मिल जाएगा। और अगर एमसीक्यूज भी आप सही से कर लेते हैं तो 25 मार्क्स आपका एकदम श्योर हो जाएगा। तो चलिए क्लास 12 का फिजिक्स करते हैं आज इंग्लिश मीडियम में। चलिए देखते हैं, फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट आपको पता ही है कि ये है कूलम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में कितने तरह के चार्ज पाए जाते हैं? तो नेचर में दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, है ना। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। एक्सप्लेन के साथ हम बना रहे हैं, इसलिए चैनल से जुड़िए। बोलता है द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट तो कूलम होता है, लेकिन सीजीएस जो होता है वो होता है स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। स्टेट कूलम सीजीएस यूनिट होता है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो हम लोग जानते हैं कि आई बराबर होता है Q बाई टी। तो यहां से जब हम लोग देखते हैं Q बराबर हो जाता है हमारा आई टी। अब यहां से देखो, यहां से अगर हमसे पूछा जाए कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप इलेक्ट्रिक करंट का बैठा दो और टाइम का बैठा दो, तो क्या हो जाएगा AT, यानी A पर पावर 1 और T पर पावर 1। और अगर इसको मास के रूप में लिखना है तो M 0 हो जाएगा, L 0 हो जाएगा, T पर पावर 1 हो जाएगा और A पर पावर 1 हो जाएगा। तो देखते हैं कि AT कौन सा ऑप्शन है। तो हम देखते हैं A पर पावर 1, T पर पावर 1, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। एक्सप्लेन के साथ बताएंगे तो आपको ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बोलता है विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इज करेक्ट। पहला, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लाइक चार्ज तो रिपेल करता है। अनलाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ये भी गलत है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्ज रिपेल, है ना। लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। यस, ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर, सो ऑप्शन सी होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ग्लास आएगा नहीं आएगा, प्लास्टिक नहीं आएगा, है ना। कॉपर में आप जानते हैं कि चलता है, तो ये कॉपर एक गुड कंडक्टर माना जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एज पर द ऑप्शन। बोलता है इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसी वायर या मेटल या कंडक्टर में अगर हो रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं, है ना। तो यहां पर होगा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। बोलता है विच मेथड ऑफ चार्जिंग इन्वॉल्व्स चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। देखिए आप जानते होंगे कि तीन तरह से इसको किया जाता है ना। सबसे पहले कांटेक्ट मेथड, तो इसमें तो कांटेक्ट होता है ना। तो उसके बाद फ्रिक्शनल मेथड में भी कांटेक्ट हो ही जाता है। एक होता है इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन में आप जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाया जाता है ना, तो वो क्या करता है, वहां पर चार्ज डेवलप कर देता है। यही चीज कहलाता है इंडक्शन। तो इसमें यहाँ कांटेक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। बोलता है व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर। एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल है कंडक्टर। चार्ज सेपरेशन अकर्स इन द कंडक्टर, दिस फेनोमेना इज नोन एज। जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कंडक्टर के साथ लाया जाता है ना, तब जो चार्जिंग का मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी इंडक्शन प्रोसेस, है ना। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें कांटेक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटिजाइज्ड मींस। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटिजाइज्ड मींस क्या होता है? देखो क्वांट मतलब ही होता है इंटीजर। क्वांट मतलब रट लो कि ये होता है इंटीजर, पूर्णांक, है ना। क्या होता है? पूर्णांक।
यानी है ना पूरा मल्टीपल्स। तो क्वांट मतलब इंटीजर, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा ना, है ना, जो चार्ज डेवलप होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा, यानी Q बराबर NE होगा। तो यानी चार्ज हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में दिखेगा। तो चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मल्टीपल्स ऑफ E। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं। Q बराबर NE इस रूप में डेवलप होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आप चार्ज जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ये नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, लेकिन वो सिर्फ क्या होता है प्लस में होता है, और न्यूट्रल पर कुछ होता ही नहीं है। चलिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज, VBI। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि एक कूलम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये होगा Q बराबर NE, हम जानते हैं किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है। अब यहां पर बोलता है आपको कि 1 कूलम चार्ज है, तो 1 रख देते हैं। यहाँ N निकालना है, और E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। जब इसको हम लोग सॉल्व करने बैठते हैं, है ना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब हमारा आ जाएगा, है ना, यहाँ पर C है तो ये और ये कट गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18, यानी एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन है 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और याद रखना यहाँ 10 टू द पावर प्लस 18 होता है, 19 नहीं होता है, 10 टू द पावर प्लस 18 होता है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। बोलता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, द टोटल चार्ज। जब आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो टोटल जो चार्ज होगा ना किसी भी सिस्टम का, वो क्या रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब है हमेशा क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो बोलता है इफ ए बॉडी प्लस 3 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज एंड रिसीव्स 2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, इट्स फाइनल चार्ज विल बी। देखो एक बॉडी पर है 3 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम बाहर से आता है, ठीक है। तो चार्ज का एक बहुत अच्छा गुण होता है कि ये एडिटिव नेचर का होता है, मतलब सिंपल एडिशन कर दीजिए। तो यहां पर आप देखते हैं कि 3 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम जब आएगा तो 3 और 2 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सपोज एक पर रहता 3 माइक्रोकूलम और दूसरे पर रहता -2 माइक्रोकूलम। इन दोनों का अगर टोटल पूछा जाता तो यहाँ 3 है और यहाँ -2 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 माइक्रोकूलम, है ना। सिंपली मतलब ऐड कर देना अलजेब्रा की तरह। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ +2 है, तो यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट MCQ। बोलता है 2 चार्जेज प्लस 4 माइक्रोकूलम माइनस 6 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड, व्हाट इज द नेट चार्ज। जब है 4 माइक्रोकूलम और -6 माइक्रोकूलम, तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है और अलजेब्रा की तरह जोड़ देना। तो 4 और -6 को जब ऐड करेंगे तो -2 माइक्रोकूलम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल एडिशन कर देना आपको। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो एडिटिव हाँ है ना, क्वांटिजेशन भी है ना, दोनों, हाँ दोनों ही है। अच्छा दोनों में से कोई नहीं, दोनों है। एडिटिव नेचर कहता है कि सिंपली जितना भी चार्जेस किसी भी सिस्टम पर हो सबको ऐड कर देना चाहिए। और क्वांटिजेशन में होता है Q बराबर NE, है ना। तो दोनों ही इसका प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द बेस्ट। सो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ नेट चार्ज ऑन ए बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि कौन सा ऐसा, यहां पर जैसे ऑप्शंस आपको दिया गया है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, सॉरी। देखो तो कौन सा ऐसा चार्ज है जो यहां पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये कैसे करना। देखो Q बराबर NE कॉन्सेप्ट यहां चलेगा,
है ना। अच्छा n क्या है, तो n है कोई इंटीजर, n क्या है, इंटीजर। तो यहां से किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा वो कितना होगा, तो यहां n और यहां पर हो गया n, और e वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां पर देखो, अब अगर यहां पर 1 रखेंगे कि 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यानी इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा। तो जब इसका इंटीग्रल मल्टीपल आएगा तो 1.6 का टेबल में जो जो आ जाए वही पॉसिबल है। तो हम देखते हैं 1.6 इंटू 2 करेंगे 3.2 इंटू 10⁻19, ये पॉसिबल है। अच्छा, 1.6 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 3 बार में आ जाता है ना, यानी 1.6 इंटू 3 करेंगे 4.8 भी पॉसिबल है। अच्छा, 1.6 इंटू कुछ भी कर लेंगे तो 2.4 नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। देखो एक बात इसमें रख लेना कि 1.6 के टेबल में जो जो चार्ज पॉसिबल है वो आएगा, जो नहीं पॉसिबल वो नहीं आएगा, सिंपल। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। बोलता है द चार्ज ऑन ए बॉडी डजंट डिपेंड ऑन, चार्ज किस पर डिपेंड नहीं करता है ना, ऑफ ए बॉडी डजंट डिपेंड, टेम्परेचर पर, स्पीड पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, ऑल ऑफ दीज, है ना। तो देखिए चार्ज किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आप जान लीजिए टेम्परेचर भी, टेम्परेचर पर, स्पीड पर, नेचर ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दीज। तो स्पीड पर तो ये डिपेंड नहीं ही करता है, ये इनवेरिएंट नेचर का होता है, यानी अगर चार्ज किसी भी बॉडी पर है, अगर इसका स्पीड रहे कि रेस्ट में रहे, चार्ज हमेशा उतना ही बना रहता है, यानी स्पीड पर ये डिपेंड नहीं करेगा। Which of the following is always true for electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कौन सा सही है? It can be created, नहीं, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। It can be destroyed, नहीं, इसको भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, it can be transferred, इसको ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर आपका आंसर होगा बी, है ना। ऑप्शन होगा यहां पर प्रॉपर एकदम एक्शन होगा बी, कि इसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरा में। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, है ना। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसको बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहां सिली मिस्टेक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है विच लॉ गिव्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो लॉ आया था, जो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बात किया था, वो साइंटिस्ट का नाम था कूलॉम्स, इसलिए कूलॉम्स लॉ बोला जाता है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r इन वैक्यूम। देखो सबसे पहले जान लो कि कूलॉम्स लॉ का कहना था कि दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है, अगर वो एयर में बैठा है तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर एयर नहीं रहता है तो एप्सिलॉन नॉट सिर्फ नहीं रहता है ना, सिर्फ एप्सिलॉन रहता है। तो यहाँ Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहां पर देखते हैं कि ऑप्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म दिखाई, यानी फोर्स का डायरेक्शन भी देखिए। तो यहां पर देखिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां तक तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और लास्ट में जो आपको दिखा रहा है वो है डायरेक्शन, यानी ए इज द राइट आंसर, है ना। ए इज द राइट आंसर, ये होगा, है ना। ए इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट वाला आंसर हमारा एकदम प्रॉपर बैठेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, लास्ट वाला डायरेक्शन दिखा रहा है। चलिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का वैल्यू यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या करता है कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उसको अपोज करता है, और ये मीडियम का प्रॉपर्टी होता है जिसको कि एप्सिलॉन नॉट से दिखाता है। अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ए इज द राइट आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में,
है ना, पहले भी पूछा गया। तो सबसे पहले तो इसका वैल्यू याद रख लीजिएगा, 8.854 इंटू 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट का। और एक बात इसमें यह भी रख लेना कि इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एसआई यूनिट क्या होगा? तो अभी तुरंत बताए थे आपको, अभी जस्ट हम लोगों में बात हुआ था कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पर हम जो लोग जब देखते हैं तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का कितना होगा? देखो कैसे डायमेंशनल निकालते हैं, एक बार तेजी से समझो आप। देखो एफ बराबर क्या है, तो एफ बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जिसका भी पूछा जाए उसको एक तरफ कर दो, बाकी रेस्ट चीज को एक तरफ कर दो। तो हम यहां से देखते हैं कि हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया तो 1 बाय, यहां से आ गया 4 पाई, यहां आ गया, ये हो गया एफ। अब यहां से हो गया Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना, आ गया। अब यहां से एसआई यूनिट पूछे कि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, आप कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए हमसे, जैसे पिछला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एसआई यूनिट बताइए, तो कैसे होगा? देखियो चार्ज 2 बार चार्ज आया, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम, मार देते हैं। अच्छा यहां पर क्या है, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, इसलिए यहां होता है न्यूटन, और यहां है मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका ऐसा यूनिट था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो पहले किए थे। अब बात है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपसे पूछा गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये यही काम नहीं देगा, अगर ये अप्रोच है तो हर जगह मार लेंगे, है ना। अब देखो यहां पर 2 बार है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए टी, है ना, चार्ज का ए टी पहले भी बताया एमसीक्यूज में। अच्छा फोर्स का होता है, फोर्स का ये होता है एम एल टी -2, ठीक है। और डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है एल स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। अच्छा एल यहाँ है कितना, 2 और 1 3 बार, तो ऊपर जाएगा तो -3। अच्छा टाइम यहाँ कितना है, 1 2 यहाँ प्लस और 2 यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +4। अच्छा यहाँ है ए कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। इसका मतलब है m पर -1 l क्यूब, l पर -3 t पर पावर 4 a स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो बेस्ट होगा, है ना। m पर -1 l पर -3 t पर पावर 4 a स्क्वायर, यानी a इज द राइट आंसर। अब कैसे निकालते हैं हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं, आप जरा सा इसको देख लीजिएगा, है ना। भले एमसीक्यूज है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर वाले में भी पूछ लेता है, 2 मार्क्स वाले में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ द मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। देखो कहता है कि एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू k है, तो फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परमिटिविटी के रूप में इस तरह से दिखाया जाता है किसी मीडियम का, तो मीडियम का परमिटिविटी बाय एयर का। अच्छा फोर्स की बात आएगा तो पलट जाएगा, F0 बाय FM हो जाएगा। अब यहाँ पर जब फोर्स मीडियम का निकालने बोला जाए तो FM बराबर यहां से क्या हो जाएगा, F0 बाय K हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F0 बाय K। ये डिफिनेशन होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। परमिटिविटी के टर्म में ये होता है, फोर्स के टर्म में ये होता है। क्योंकि देखो परमिटिविटी और फोर्स एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल में रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। ये नीचे रहता है तो ये ऊपर रहता है ना, समझो। देखो क्यों ऐसा होता है,
देखो होता है क्या है, परमिटिविटी का जो डाइलेक्ट्रिक का जो डिफिनेशन है वो कहता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। अब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा करो तो यहाँ पर हम लोग ये हो गया परमिटिविटी के टर्म में, और जब इसको फोर्स के टर्म में करेंगे तो ये चीज ऊपर चला जाता है, ये चीज नीचे, तो एफ नॉट बाई एम, तो एफ एम बराबर क्या हो गया, एफ नॉट बाई के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। तो ऑप्शन बी होगा। कैसे आया हम आपको बताया। चलिए, which factor does not affect the electrostatic force between 2 point charges? क्या डिस्टेंस अफेक्ट नहीं करता है? नहीं, एकदम करता है। डिस्टेंस के तो देखो यहाँ पर सिंपल बात है, यहाँ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, डिस्टेंस तो करता ही करता है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा फोर्स घट जाएगा, डिस्टेंस घट जाएगा फोर्स बढ़ जाएगा, यानी ये तो करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे रिलेटेड है, इसका मतलब ये भी करेगा। मास ऑफ द चार्ज नहीं करता, मास पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ बोथ द चार्जेज आर डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। देखो चार्ज डबल किया गया है, डिस्टेंस यहां नहीं कुछ किया है, तो देखिए आप यहां पर जैसे बैठाएंगे तो हमारा आ जाएगा जैसे k इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर आया। अब हमारा नया जो फोर्स बनेगा वो हो गया k इंटू Q इंटू डबल किया गया तो 2Q बाय आर स्क्वायर। जब हम लोग छेड़ते हैं तो आता है 4 इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इससे अगर कंपेयर किया जाए तो इसका डबल हो जाता है ना, यानी सॉरी 4th टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये बिकम्स कितना कर जाएगा, 4 टाइम्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देख लो ये चीज यहां आ चुका है ना, और ये चीज एक्स्ट्रा आया तो 4 टाइम्स कर गया, है ना, तो ये 4 टाइम्स कर जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज डबल्ड देन द फोर्स बिकम्स। अगर डिस्टेंस की पर बात किया जाए तो अभी तुरंत हम जाने हैं कि 1 बाय आर स्क्वायर, चार्ज पर यहां नहीं छिड़ा, अगर इसको आप डबल करते हैं तो 2 2 जा 4, तो यानी इसका क्या कितना हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बोलता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज हाफ, अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो डिस्टेंस आप हाफ करेंगे तो 1 बाय आर स्क्वायर होता है। अब यहां पर अगर डिस्टेंस को हाफ कोई करेगा तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जब हम लोग करेंगे तो यहां से हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर बाय 4, यानी हमारा जो फोर्स बनेगा 1 बाय आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस हाफ करने पर फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ये नीचे वाला चीज ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स कर देगा, चार्ज अनडिस्टर्ब रखा है यानी 4 टाइम्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये ऑब्जेक्टिव पसंद आ रहा होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चंस आपको जैक, बीएसबी और यूपी बोर्ड में एकदम टोटल का टोटल मिलेगा, है ना। चैनल से जुड़ो, चैनल को लाइक करो, और जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा हम मोटिवेट होंगे, तो अच्छे कंटेंट्स लाएंगे, डेरिवेशंस भी लाएंगे, है ना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारा कुछ लाएंगे, सबसे ज्यादा डेरिवेशन, और डेरिवेशन हम इतना आसान बना देंगे, है ना, जस्ट शायद ही कहीं कोई बताया होगा आपको, है ना। इसलिए चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, है ना, उतना ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। देखिए यहां पर बोलता है 2 चार्जेस, एक है 3 माइक्रोकूलम, एक है -6 माइक्रोकूलम, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर इन वैक्यूम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम, है ना। जबकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लेना है 9 × 10⁹ है ना। तो बोलता है इसका कितना फोर्स होगा। तो देखो आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 कर दीजिए बाय आर कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं, कि यहां से जब इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं तो 9 × 10⁹। अच्छा Q1 का वैल्यू कितना दे दिया है, तो 3 दे दिया है
है ना, 3 माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो को बदलना है ना, तो 1 माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6, तो यहाँ कूलम हो गया। ये कितना है, ये है माइनस, ये है 6, और यहाँ पर भी हो जाएगा -6, और नीचे में हमारा हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, यानी 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 9, तो यहां पर हो गया 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये और ये कैंसिल आउट। अब यहां पर आओ तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो 18 वाला ऑप्शन ही हमारा आएगा। अब देख लो किसमें 18 है, तो 18 वाला फर्स्ट है, फिर भी देख लेते हैं। अब यहाँ है 6 6 है ना, 9 12, तो यानी हो जाएगा -3, और फोर्स का होता है न्यूटन, चाहे कोई भी तरह का फोर्स नहीं, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge Q is placed at the center of a square of side A. Four equal charges Q are placed at its corner. The net force. देखो क्या कह रहा है कि एक कोई स्क्वायर है, ठीक है, एक जैसे स्क्वायर है ये। अब यहां पर प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, और यहां पर प्लस चार्ज, चार चार्ज। अब यहां पर सेंटर पर यहां पर एक चार्ज बैठा है ना। अब कहता है इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो देखो ये अगर प्लस प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी उसको क्या करेगा, सेम फोर्स से रिपेल, ये भी इसको, ये इसको ही रिपेल करेगा, ये इसको ही रिपेल करेगा। अच्छा, ये सारा डिस्टेंस सिमेट्रिक होगा, सारा डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल, तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको ही कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स जो होगा इस पर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए हमारा ए इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि सिमेट्रिक होने के कारण, सेंटर होने के कारण 0 फोर्स लगेगा, है ना, तो ऑप्शन ए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस Q are placed at 2 corners of a equilateral triangle of a side A, है ना। A charge Q is plus Q charge is placed at the third corner. What is the net force? मतलब एक यहां पर इस बार बोला है, एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एक पर बैठा है प्लस Q चार्ज, ठीक है, एक पर बैठा है माइनस Q चार्ज, और जो थर्ड पर भी बैठा है वो है प्लस Q चार्ज, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब आपसे बोला जा रहा है कि इस पर कुल कितना टोटल फोर्स लगेगा, द नेट फोर्स ऑन इट। देखो सबसे पहले समझो, ये है ना, ये प्लस है, ये भी क्या है प्लस, तो ये इधर फोर्स लगाएगा। अच्छा, ये है प्लस, ये क्या है माइनस, तो ये इधर चला जाएगा। अब यहां पर हम दो लोग क्या देखते हैं कि यहां तो इक्विलेटरल है, तो यहां 60 डिग्री होगा, तो तब ये अगर 60 है तब ये 180 होगा, ये वाला पूरा, तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो यहां से कोई एक फोर्स निकाल लो, इसका भी फोर्स निकाल लो, है ना। तो यहां पर अब ये इधर ले जाएगा, ये इसको इधर ले जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट निकाल दो। तो इन दोनों का रिजल्ट कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले प्लस क्यू और प्लस क्यू फोर्स जो लगाएगा इसका नाम हम F1 वेक्टर देते हैं, और इसका नाम F2 वेक्टर देते हैं। तो F1 अगर हम लोग देखा जाएगा तो निकलेगा कितना, K इंटू, यहां पर है प्लस क्यू, यहां पर भी है प्लस क्यू, तो K इंटू क्यू रिपल्सन होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना A, तो यहाँ कितना हो जाएगा A का स्क्वायर। तो ये फोर्स लगाया, तो यहाँ पर ये फोर्स हमारा F1 जो लगाएगा, यानी ये वाला जो चार्ज लगाया होगा यहाँ पर, ये हो गया हमारा K इंटू Q1, सॉरी K इंटू क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करो, ये प्लस है, ये क्या है माइनस, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, थोड़ा समझो आप, है ना, ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन चला जाएगा। अब F2 निकालो, F2 भी जब निकालोगे तो K इंटू, है ना, K के मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा K स्क्वायर, और यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है यही होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ ये इधर गया ये इधर। अब क्या है, इन दोनों का रिजल्ट निकाल दो। अब रिजल्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इन दोनों का, है ना, मैग्नीट्यूड का रिजल्ट लेंगे। तो पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना, दूसरा फोर्स का मैग्नीट्यूड, फिर
2AB दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल लेना है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 120। अब यहां पर वैल्यू रखो, तो चलो इसको हम लोग मान के रख लेते हैं, है ना। इस टोटल वैल्यू को हम लोग मान के रख लेते हैं टी। इसको इसका भी वैल्यू तब कितना आएगा टी, लास्ट में टी का वैल्यू रख देंगे, है ना, नहीं तो लेंदी कैलकुलेशन होगा। तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू टी। अब यहाँ पर cos 180 डिग्री, तो cos 120 डिग्री वैल्यू कितना होगा, cos 180 डिग्री माइनस 60 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस, है ना, माइनस 60 यानी -1/2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ 2 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2t स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आ गया माइनस टी स्क्वायर, यानी हमारा आ गया टी, कितना आ गया टी, और टी का वैल्यू हमारा कितना था मैग्नीट्यूड में, इसी को हम लोग टी दिखाए थे, तो हमारा कुल मिला के वैल्यू आ जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हुआ तो हम फिर से बता देंगे, लेकिन अभी जान लो k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 3 चार्जेस प्लस 2q माइनस 2q और माइनस q आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इक्वली स्पेस्ड, द नेट फोर्स ऑफ द मिडिल फोर्स। देखो क्या है, यहां पर 3 चार्ज है ना, 1 चार्ज 2 चार्ज, है ना, 3 चार्जेस, इतना आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, 3 चार्ज, जैसे यहां पर बैठा है प्लस 2q कूलम। अच्छा, यहां पर कितना है माइनस Q, और यहां पर फिर कितना बैठा माइनस Q, ठीक है। अब क्या बोलता है, द नेट फोर्स ऑफ द मिडिल चार्ज, यानी जो मिडिल चार्ज है इस पर कुल टोटल कितना फोर्स आएगा, जबकि सारा का डिस्टेंस इक्वल है, तो ये अगर R है तो ये भी R है ना। तो अब क्या करूं, इन दोनों का पहले फोर्स निकालो कि ये जो है इस पर जो फोर्स लगा रहा है, ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है ना, तो इस फोर्स का नाम रख दो F1, इस फोर्स का नाम रख दो F2, ठीक है। अब निकाल के खेल लो। देखो सबसे पहले यहां जब हम लोग फोर्स निकालेंगे, है ना, तो देखो कैसे निकलेगा। यहां पर सबसे पहले हो जाएगा K कर देंगे, दोनों का चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और, ये है प्लस, ये क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस रहने पर चार्ज ये इसको क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन जहां तक बात होगी F1 का तो इस तरफ होगा, है ना, और ये है माइनस, ये है प्लस, ये भी है माइनस, तो माइनस माइनस भी क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इसका भी डायरेक्शन किधर होगा F2 की ओर ही होगा। इसका मतलब है दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब है कि कितना होगा, है ना। अच्छा, तो इसका डायरेक्शन सिर्फ पूछा जा रहा है किधर होगा, वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, तब तो उतना करना नहीं है आपको। देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ये माइनस भी इसको क्या किया रिपेल, यानी प्लस 2q की ओर आएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। कितना आएगा ये नहीं पूछा आपसे, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ही किया गया है E बराबर F वेक्टर बाय Q नॉट, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स मारता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं। तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो मारे उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना, ऐसे डिफाइन किया गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू एक पॉइंट चार्ज के लिए जो होगा वो होगा, है ना, एयर मीडियम या वैक्यूम है 1/4 पाई Q बाय R स्क्वायर, है ना, Q बाय R स्क्वायर। तो देख लेते हैं कहां पर ऑप्शन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हुआ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो एसआई यूनिट होता है, एक तो होता है एफ बाई क्यू से निकाला है, एक होता है माइनस जी वी बाई डी आर, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो न्यूटन पर कूलम होगा, जबकि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वोल्ट पर मीटर होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका याद रख लीजिएगा, न्यूटन पर कूलम तो होता ही है, एक और होता है वोल्ट पर मीटर, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो फोर्स अपॉन क्यू होता है, अब फोर्स का कितना होता है, तो एम एल टी माइनस 2 होता है, और चार्ज का क्या होता है, ए टी होता है। जो अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही आएगा, तो यानी हो गया एम और यहाँ हो गया एल, और टी यहाँ -2 है, एक इधर गया तो -3 और ए पर -1। तो यहाँ पर हमारा आ गया एम पर 1, एल पर 1 और टी पर -3, एम पर 1 एल पर 1 टी पर पावर -3 होगा, एम पर 1 एल पर 1 भी होगा, एम एल टी -2 फोर्स का, चार्ज का ए टी ऊपर जाएगा तो यहाँ 3 बना देगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में स्लाइटली सुधार कर लेना, -3 होगा, तभी ऑप्शन ए हमारा आएगा। तो एम पर 1 एल पर 1 टी -3 और ए पर पावर -1, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है इलेक्ट्रॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with a speed of 10 to the power 6 meter per second perpendicular to the field, the magnitude of the acceleration। देखो एक इलेक्ट्रॉन है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर आ रहा है। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा देख लो, ये सब कैसे बनाना। देखो तेजी से बता रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव है, अदरवाइज इसका एक्सप्लेनेशन हम और अच्छे से न्यूमेरिकल का भी बनाने जा रहे हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज का, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम ले लेना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दे दिया है ना, वो दिया है कितना, तो ये दिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम दे दिया है। अच्छा स्पीड कितना से आया था, तो स्पीड ही बना के आया था 10 टू दी पावर 6 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड से आया था, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बताइए, तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलेगा, है ना, अब ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप जान लो कि एक फोर्स, जो एक चार्ज पर जो फोर्स लगाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है F बराबर क्यू ई, है ना। अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं, आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, हाँ, तो F बराबर आप क्या लिख देंगे, एम ए, और क्यू का ही काम यहाँ कौन कर रहा है, 1.6 करेगा इंटू 10 टू दी पावर -19 करेगा। अच्छा यहां पर है ई का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 करेगा। अब यहां से आओ, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, आपको पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31, है ना, केजी। अब यहां से हो गया, यहां से मल्टीप्लाई बराबर ये लिख देंगे, तब क्या हमारा ए का वैल्यू यहां से नहीं निकाल पाएंगे, यहां से सिंपली आप इधर ले जाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सिंपली इसको सिर्फ सॉल्व कर लीजिएगा ए के लिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर as imaginary lines drawn in an electric field such that the tangent at any point gives the direction of। देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहां पर अगर टेंजेंट खींचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन दिखाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन दिखाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना टेंजेंट जो होता है इलेक्ट्रिक, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब खींच रहे हैं, जब किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचिएगा तो याद रख लेना वो उसका डायरेक्शन दिखाता है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स नेगेटिव, ये भी सही है। दे ऑलवेज इंटरसेक्ट, ना ना ना, ये तो काटता ही नहीं है। दो लाइन कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो एक ही पॉइंट पर इसका दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि वायलेशन है रूल्स का। तो ये कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, और लूप तो ये बनाता ही नहीं है कभी भी, है ना। चलिए, तो ये ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा होगा, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं काटता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिनेशन माना जाता है पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेशन माना जाता है निगेटिव चार्ज से। यानी पॉजिटिव से निकलो और निगेटिव में इंटर कर जाओ, है ना, यानी फ्रॉम पॉजिटिव, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट खत्म कहां होता है? तो ये निगेटिव चार्ज पर होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि निगेटिव चार्ज पर ये खत्म हो जाता है। प्लस से निकलेगा, माइनस में खत्म। ए प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दे दिया है। अब यहां पर बोलता है द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखो, सबसे पहले प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन का भी उतना होता है। प्रोटॉन पर सिर्फ प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, बस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां कितना दे दिया है? तो 3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब पूछा जा रहा है आपसे फोर्स। तो देखिए, दो गिवन डाटा है, तीसरा चीज निकालना है। तो हम जानते हैं कि F बराबर कितना होता है? F बराबर होता है QE। अब यहां से आओ, यहां से F का मान कितना है? Q का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और Q का मान E का मान कितना दे दिया है? 3 इंटू 10 टू द पावर 4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4.8 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर कर जाएगा -15, है ना, सॉरी न्यूटन। ये क्या कर है? न्यूटन, फोर्स है तो न्यूटन, यानी 4.8 इंटू 10 टू द पावर -15। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डबल्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया गया? डबल। द फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट विल बी, जब फोर्स को डबल किया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो, आप जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q0। अब यहां इसी को डबल आप कर देते हैं, है ना, इसका मतलब है 2F करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डबल, यानी हो जाएगा बिकम्स डबल। फोर्स डबल करने पर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। चलिए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज इज गिवन बाय, इन दोनों, यानी एक पॉइंट पर दो चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? तो देयर वेक्टर सम के बराबर बनेगा, यानी वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ईच चार्जेज। इस पॉइंट पर अगर दो चार्ज का निकालना है कि ज्यादा चार्ज का, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, E1 का निकाल दो, दूसरे का भी निकाल दो, और दोनों का वेक्टर सम कर दो, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। A positive test charge is placed in an electric field. The direction of the electric field at that point is direction. देखो, जब आप पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं तो Q बराबर QE, आप ये है पॉजिटिव चार्ज को रख दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज केप्ट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द, जब एक पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी ये जो होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज होगा इन द सेम डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस इज जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है,
है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। अब इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल इज ऑलवेज 0 एट दैट पॉइंट, ना ना ना। अगर ई और पोटेंशियल की बात ही किया जाए, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़े होंगे कि डी बाई डी आर, अगर ये 0 है तो ये कांस्टेंट है, ये 0 थोड़े ना होगा। दूसरा, ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नो फोर्स, इसका मतलब है टेस्ट चार्ज रखा गया है इस फील्ड में, है ना, जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन निगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस मैक्सिमम, ना निगेटिव से कोई मतलब है नहीं। नो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, ना चार्ज रहते हुए भी टोटल कितना हो सकता है, 0। जैसे कि 2 या 3 से अधिक चार्ज है, उन सबका अगर वेक्टर सम किया और आ गया हमारा 0, तो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, 0। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकता है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट देना, तो जिस पॉइंट पर वो काटे वहां पर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, यानी एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इट वायलेट्स द यूनिकनेस ऑफ द डायरेक्शन, ये ऑप्शन बी। एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, 2 नहीं, इसलिए कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का आइसोलेटेड यहाँ ऑप्शन मिसिंग है, लेकिन हम बता देते हैं। और आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का कैसा होता है, सपोज ये पॉजिटिव है तो इसका इस तरह से रहेगा, पॉजिटिव का इस तरह से रहता है ना। ये आर्बिट्ररी चीज है, जितना आपको खींचना खींच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये आउटवर्ड की ओर होता है, तो ये होता है आउटवर्ड की ओर पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव के लिए जस्ट एंट्री। तो यहां पर भले ऑप्शन मिसिंग है, लेकिन आप जान लीजिए कि ये बाहर की ओर होता है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कैसा होगा। तो डायपोल आप जान लो, डायपोल में एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, बिना ऑप्शन के करो ये, ठीक है। एक है निगेटिव और एक पॉजिटिव। डायपोल में हम जानते हैं 2 चार्ज होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। आप जान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है पॉजिटिव से जाता है और टर्मिनेट कर जाता है निगेटिव में, तो इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो बाहर से निकला, ये सबसे निकला, है ना, और इसमें आके एंट्री किया, यानी पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव में इंटर करता है। तो ये इस तरह से फिगर इसका बनेगा, ये यहाँ एंट्री वाला बनेगा, है ना, और यहां पर एग्जिट वाला बनेगा, इस तरह से। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमिलर ऐसे होता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव एंड टर्मिनेट या खत्म कहाँ हो जाता है, निगेटिव पर। चलिए अगला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ दैट पॉइंट। ठीक बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा फील्ड लाइंस आप निकाल रहे हैं, जितना ज्यादा निकाल रहे हैं, है ना, समझ लेना कि उस पर चार्ज भी उतना ज्यादा है। अगर मान लिया चार्ज का वैल्यू 1 माइक्रोकुलम है, एक है 2 माइक्रोकुलम, तो 1 माइक्रोकुलम में अगर आप 4 लाइन निकाल रहे हैं तो 2 माइक्रोकुलम्स में ज्यादा आप निकालेंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा फील्ड लाइंस आप खींच रहे हैं, इसका मतलब है कि उस पर जो होगा, उस पर फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है ए इज द राइट आंसर कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होना है उस पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां से लाइंस पास करेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फ्लास्क through a surface in a uniform electric field is given by, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लास्क का क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लास्क जिसको कि फाई से दिखाते हैं, ये होता है E.A, है ना। अच्छा, थ्रू ए सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म में ये हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो आ जाएगा हमारा कॉस, तो यहां होता है E A cos थीटा, देख लीजिए जहां पर होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एसआई यूनिट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? देखो फाई बराबर कितना होता है? फाई बराबर होता है ई डॉट ए, है ना। अब ई का कितना होता है? तो ये होता है फोर्स बाय चार्ज। अब यहाँ क्या है? एरिया। अब यहाँ पर है एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर तो होगा न्यूटन बाबा, है ना। दूसरा क्या है? यहाँ पर एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? कूलाम। तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलाम, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर भी, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। पहले ही भी बताया कि फ्लक्स अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकालिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां से ये लिख सकते हैं। अब यहां से अगर लिखना ही है तो आप लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर हमको निकालना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको जब निकालना है तो ई का निकालना है। अब ई बराबर होता है एफ बाय क्यू, जान लीजिए। अच्छा ए का फिर क्या है? वो है एरिया। एरिया कितना है? लेंथ का स्क्वायर। अब यहां से हम लोग जब करते हैं तो इसका कितना होता है? एम एल टी माइनस टू, है ना। अच्छा चार्ज का कितना होगा? 80, है ना। और यहाँ लेंथ का कितना होगा? लेंथ का स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना देखते हैं कि m हो गया, l इस यहाँ कितना हो गया? टी क्यूब। अब यहाँ पर क्या है? -2, यहाँ कितना हो गया? -3, है ना। a यहाँ कितना हो गया? -1। तो ये होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कि m पर 1 l क्यूब t -3 a पर -1, यानी अब यहाँ पर ऑप्शन हमको देखना है। तो m पर यहाँ कितना हो गया? m पर है फोर्स हो गया, m पर 1 हो गया, l क्यूब हो गया, t -3 a पर ये। तो अगर ऑप्शन अगर हम देखते हैं 1 है, l क्यूब नहीं है, मिस कर गया है, t -3 है ना a। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। m पर -1 नहीं होगा, m पर 0 भी नहीं होगा, m पर 1 l क्यूब, है ना, t पर -3, सब ऑप्शन में हल्का सा मिस्टेक है। तो जब हम देखते हैं तो किसी एक को अगर करना है तो यहाँ पर जैसे है तो यहाँ पर आप 1 कर दीजिए, तब फिर देखिए ऑप्शन सी हमारा सही बैठता है। तो आप यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा इसका m पर 1, t पर पावर 3 और t पर पावर -3 और a पर -1। तो ये होगा बेस्ट ऑप्शन। बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फ्लैट एरिया जब 0 डिग्री पर हो तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? तो फ्लक्स का होगा ई डॉट, है ना, ए बराबर कितना? ई ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा बोल रहा है 0, तो 0 पर 1, इसका मतलब है ई ए आएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेम सरफेस व्हेन थीटा इज इक्वल टू इतना। तो अब हम लोग फिर क्या जानते हैं? ये जानते हैं ई ए cos 180 डिग्री। अब यहाँ पर कितना आ गया? ई ए cos 180 डिग्री -1, तो माइनस ई ए होगा, यानी ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर ए क्लोज्ड सरफेस देन लीव इट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी में इंटर ज्यादा कर रहा है ना, और निकल कम रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या बनाता है? देखो इंटरिंग वाला माना जाता है माइनस, इंटर रट लेना इसको, इंटर वाला साइन कन्वेंशन करता है माइनस मानिए, है ना, और एग्जिट वाला को माना जाता है, एग्जिट वाले को माना जाता है प्लस। अब देख लो कि कौन ज्यादा है। तो इंटरिंग वाला यहां देखते हैं कि ज्यादा है, तो इंटरिंग ज्यादा है, यानी इंटर ज्यादा कर रहा है एग्जिट से, इसका मतलब है माइनस ज्यादा होगा, तो यानी ये हो जाएगा नेगेटिव। सो ऑप्शन सी होगा बेस्ट ऑप्शन, यहाँ सी होगा, है ना, सी यहाँ ऑप्शन होगा नेगेटिव। निगेटिव जो ज्यादा रहे वो होगा निगेटिव। अगर इंटर करा तो निगेटिव माना जाता है, और बाहर निकल रहा है प्लस माना जाता है। देख लेना कौन ज्यादा होगा, निगेटिव यहाँ ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन सी, यानी यहाँ का सी होगा, यानी निगेटिव होगा, है ना। ये गलत एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
If more electric field lines leave a closed surface, then enter it, the net flux. सीधी बात है, यहां पर हम देखते हैं कि इंटर कम हो रहा है ना, और एग्जिट ज्यादा कर रहा है, तो इस बार प्लस होगा क्योंकि एग्जिट प्लस माना जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये होगा हमारा प्लस, ये होगा हमारा प्लस, यानी चूंकि ये बाहर निकल रहा है और बाहर निकल रहा है नंबर जितना ज्यादा होगा वो प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस ज्यादा होगा और माइनस कम होगा, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, प्लस आएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कंसिस्ट करता है, टू इक्वल चार्जेस होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल लाइन, है ना, यानी इन दोनों को मिलाने वाला, यहाँ पर ये इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p वेक्टर बाय शॉर्ट डायपोल के लिए होगा r3, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2p/r3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर यही चीज हमारा पूछ लेता यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है सिर्फ p, 2p नहीं होगा। और यही द डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब p, ये होता है q इंटू 2l, या फिर अगर a से दिखाएं तो q इंटू 2a दिखाएंगे, तो q इंटू 2a, तो ये q इंटू 2q को लिख सकते हैं 2qa, तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है ऑप्शन सी, ठीक है, q इंटू 2l डायपोल मोमेंट। अच्छा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माना जाता है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, ये भी दिमाग में रख लेना, तो माइनस से प्लस की ओर माना जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर, अभी तुरंत बताए कि डायरेक्शन p वेक्टर का किधर माना जाता है, निगेटिव से प्लस की ओर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द इक्वेटोरियल मतलब हो गया कि ये जैसे माइनस है, ये प्लस चार्ज है, तो ये वाला जो लाइन होता है ना यहाँ पर, तो यहाँ से ये एक्सियल पर जितना होता है, यहाँ पर 2 इसका डबल्स है ना, तो यहाँ पर ये हाफ होता है, तो इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला तब तो हमारा लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r3, है ना, p बाय r3, यानी यहां हो जाएगा p बाय r3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल पर ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल पर कम होता है, और ये एक्सियल पर डबल होता है, एक्सियल पर इक्वेटोरियल से क्या होता है, डबल। तो जैसे ही एक्सियल की बात करेंगे, ठीक है, और इक्वेटोरियल पर बात करेंगे, तो यहां पर होता है 2:1, है ना, 2:1, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, इसको आप देख लीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल का एसआई मोमेंट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो q इंटू डिस्टेंस, है ना। अब यहां पर क्या है, कूलाम, और ये डिस्टेंस है तो मीटर। अच्छा, है ना, इसी चीज को डिवाई भी बहुत बार ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, कूलाम मीटर रहे तो मार देना, नहीं रहे तो बहुत समय डिवाई भी ऑप्शन में रहता है, तो कूलाम मीटर लिख लेना, और या फिर इसको आप डिवाई भी याद कर लेना, है ना, कूलाम मीटर को ही डिवाई भी कहते हैं, है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट, तो लिख दीजिए डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो q इंटू 2l। अब यहां से हम लोग जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे इसका, तो q वाला लिखेंगे 80 और डिस्टेंस का l लिखेंगे, तो यहां से हो जाएगा ATL। अगर मास के रूप में लिखना है तो m0, है ना, l पर 1, t पर भी 1, a पर भी 1, है ना। LTA तब देख लो कहाँ है, LTA। अच्छा, यहां पर आपका सिली मिस्टेक है ऑप्शन में, तो यहां 1 होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, LTA होगा, LTA जहां पर है वही करेक्ट ऑप्शन होगा, तो करेक्ट बी, है ना, ऑप्शन बी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन आइडियल डायपोल इज डायरेक्टेड,
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑन आइडियल डायपोल। देखो एक बात, अगर कोई एक जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल है, मेरी बात समझो, ठीक है, अगर ये एक्सियल लाइन कहलाता है, ठीक है, इस जगह अगर पूछा जाए तो इस जगह जो होगा, इस जगह पी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी की ओर होगा। किधर होगा? पी की, यानी माइनस से प्लस की ओर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज यहां हो गया माइनस और यहां हो गया प्लस और ये मिला दिए और इसको जो मिलाते हैं इसको कहते हैं इक्वेटोरियल। अब यहां पर जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट उल्टा होता है पी के, यानी ये माइनस से प्लस की ओर होता है ना, ये होता है प्लस से माइनस की ओर। तो यहां पर आपसे कौन सा पूछ रहा है? यहां पर पूछ रहा है इक्वेटोरियल लाइन पर, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेटोरियल पर जो होता है ना वो होता है प्लस से माइनस की ओर, यानी इस तरफ होगा, इस तरफ प्लस से माइनस की ओर। ये आप कह सकते हैं ई पी के जस्ट उल्टा होता है ना, इसका डायरेक्शन, यानी ये दोनों 180 डिग्री पर रहता है इक्वेटोरियल पर। तो इसका जो ऑप्शन होगा है ना, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, है ना, यानी डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की ओर, तो इसका होता है प्लस से माइनस की ओर, जबकि एक्सियल पर दोनों ही सेम चलता है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है the net force acting on electric dipole placed in uniform electric field। नेट फोर्स कितना होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए? तो देखिए अगर F बराबर होगा तो F बराबर होता है QE, है ना, QE। अब यहां से अकॉर्डिंग देखो, प्लस वाले में ये प्लस होगा, ये प्लस वाला में ये वैल्यू प्लस, ये माइनस। अच्छा, दोनों का चार्ज का वैल्यू डायपोल में बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म नेचर का है, तो जितना फोर्स इस पर मारेगा इतना ही फोर्स इसको मारेगा। एक को कहेगा मेरे साथ चलो, एक जस्ट अपोजिट फोर्स का वैल्यू दोनों अपोजिट, तो ओवरऑल फोर्स भी कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा टोटल फोर्स बन जाएगा 0। डायपोल 0 और टॉर्क 0 नहीं होगा, लेकिन फोर्स होगा। द डायपोल इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? देखो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और डायपोल इस तरह से बैठा हुआ माइनस से प्लस की ओर, यानी इसका डायरेक्शन पी का इधर। अगर इन दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है तब ये स्टेबल कहा जाता है, और अगर ये जस्ट उल्टा हो जाए तो अनस्टेबल कहा जाता है। तो स्टेबल का मतलब होता है दोनों 0 डिग्री पर है, यानी एक ही डायरेक्शन में है ना, यानी मिनिमम जब एनर्जी होता है। चलिए, द डायपोल इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल मतलब अभी तुरंत पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और पी का डायरेक्शन इस तरफ है ना, यानी यहां माइनस हो जा रही, यहां प्लस, तब अनस्टेबल कहा जाता है। यानी 180 डिग्री जब हो जाए तो अनस्टेबल। स्टेबल जब 0 डिग्री, अनस्टेबल मतलब जब 180 डिग्री। चलिए, द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन कितना होगा जब θ1 से θ2 किया जाए? तो वर्क डन जो होगा, है ना, वो होगा माइनस पी डॉट ई वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर है, ये एंगल के रूप में जब दिया है ये होगा, है ना, पी डॉट ई, जब ये थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। जब थीटा कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, अगर पूरा देखा जाए तो यह होता है पी, है ना, फिर होता है ई, अब यहां पर होता है कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है, ठीक है। अब ये जो माइनस होता है देता है, इसको आगे कर इसके पीछे कर। तो एज पर द ऑप्शन आप देखने जाएंगे ना, तो होता है पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना, कॉस थीटा 1, है ना, कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा 1, तो पी बराबर होगा कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोलता है द लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लेमडा इज इन कितना होगा? तो ये होगा, है ना, ये होगा डी क्यू बाय
लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो डी क्यू बाय डी एल कह लो, है ना, डी क्यू बाय डी एल, यानी ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, डी क्यू बाय डी एल। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको कि सिग्मा से दिखाते हैं, तो डी क्यू बाय डी ए होता है, एरिया से डिवाइड कर देना टोटल चार्ज को। तो देख लीजिए कहां पर है, डी क्यू बाय डी ए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। एक और होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर हो गया, है ना, सरफेस हो गया, इस बार वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला को रो से दिखाते हैं, और यहां पर होता है टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, डी डी क्यू बाय डी वी, तो डी क्यू बाय डी वी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गॉसेस लॉ इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज, गॉसेस लॉ को कैसे दिखाएगा, तो गॉसेस लॉ का कहना था कि जो टोटल फ्लक्स होता है ना किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस से, उसका वैल्यू होता है 1/ε0 क्यू इनसाइड, है ना, टोटल। तो यहां के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज जीरो, जब चार्ज जीरो है तब पूछता है द नेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो देखिए आप जब यही बोल रहे हैं कि इसका गॉसियन का कहना ही है यही, है ना, तो ये जब जीरो हो गया, जब नेट चार्ज ही जीरो हो गया, तब ये टोटल फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लक्स भी तब जीरो हो जाएगा, चार्ज ही नहीं है तो जीरो होगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द सरफेस, ना शेप पर तो नहीं करता है, साइज ऑफ द सरफेस ना नहीं करता है, ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस ये भी नहीं करता है, सिर्फ क्लोज होना चाहिए, है ना। सिर्फ गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट है कि ये क्लोज होना चाहिए, शेप साइज कुछ भी रहे कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ करता है इसके अंदर कितना चार्ज है इनक्लोज, यानी ऑप्शन डी। बोलता है इफ ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब के सेंटर पर बैठा है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कितना होगा। देखो एक क्यूब के जब सेंटर पर बैठा रहता है ना, जब एक क्यूब है सपोज और सेंटर पर आप इमेजिन करो बैठा है, तो जो फ्लक्स निकलेगा वो तो इक्वली निकलेगा, इसीलिए ऑप्शन, है ना, बी इज द राइट आंसर होगा, है ना, एकदम सेम निकलेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वो सरफेस पर सेंटर पर है। सेकेंड क्वेश्चन देखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर, जैसे एक यहां पर है ना, ये इसके एक कॉर्नर पर आके बैठा है, अब इसको आपको बंद करना है, जैसे सपोज यहां बैठा है, अब यहां पर है, तो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखो ये कॉर्नर पर बैठा है, अब इसको अगर आपको इनक्लोज करना है तो एक बड़ा क्यूब बनाना है, तो 8 क्यूब्स का जरूरत पड़ेगा इसको बंद करने के लिए। अब बिना बंद के आप फ्लक्स से नहीं निकल सकते, तो 8 क्यूब 8 मतलब 8 क्यूब्स बनाना होगा, तब बड़ा सा बनेगा, एक क्यूब बनेगा। तो और जो फ्लक्स निकलेगा सबसे क्या होगा, सारे 8 क्यूब्स जो बना सबसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो टोटल जो चार्ज है ना, अब बाय 1/, तो इसका इक्वली जो होगा 1/8 होगा, क्योंकि सब में से इक्वल फ्लक्स निकलेगा, तो हो जाएगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है 8, यानी ए इज द 8, सॉरी ये हो जाएगा टोटल, यहां पर जो चार्ज है ना, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब किनारे पर है तो 8 क्यूब्स आपको बनाने पड़ेंगे, तभी वो इनक्लोज होगा पूरी तरह से, और 8 जब बनेंगे तो टोटल फ्लक्स सबसे क्या निकलेगा, इक्वली निकलेगा। तो जैसे Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता है, अब 8 में बट जाएगा तो 1/8 निकलेगा, इसलिए हो गया Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए, इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द फेस ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब के फेस पर इस पर बैठा है, मेरी बात समझो, एक फेस पर बैठा है, कॉर्नर पर नहीं, जब फेस पर बैठा है तब, जैसे यहां आके बैठा फेस पर। अब इसको इनक्लोज करने के लिए
एक और आपको क्यूब डालना होगा, जैसे ऊपर से डाल दिए तब ये इनक्लोज कर गया, तो इनक्लोज के अब जो फ्लक्स निकलेगा इससे भी उतना निकलेगा जितना कि ऊपर से आप डाले हैं, तो यानी दो दो क्यूब डालना पड़ेगा। तो जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, तो वो पहले से निकल रहा था इतना, अब ये इक्वली बांट लेगा, तो कितना निकलेगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या सही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डॉट प्रोडक्ट है, तो हम जानते हैं कि ये एक स्केलर होगा। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ यानी बोथ, है ना, यस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। cos थीटा ही देख लो, अगर जीरो रहेगा तो पॉजिटिव, 180 डिग्री रहेगा तो माइनस, एज पर द ऑप्शन बी और सी दोनों सही है ना, तो यानी दोनों मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि स्केलर भी है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। चलिए, इफ द शेप ऑफ ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज चेंज्ड व्हाइल कीपिंग द नेट in closed charge shape, the total electric flux will be, बोलता है अगर किसी शेप ऑफ गॉसियन सरफेस चेंज, यानी गॉसियन सरफेस का शेप और साइज में चेंज कर दिया है, तो पहली बात जान लो कि अगर शेप साइज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं है नेट फ्लक्स पर, कोई फ्लक्स कोई प्रभाव नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको बंद करना होता है, इनक्लोज करना होता है, भले शेप साइज कुछ भी हो, तो इसका कोई असर नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, है ना, विथ लीनियर डेंसिटी कितना, इतना, तो स्ट्रेट वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहां से आर डिस्टेंस में, तो इसका वैल्यू जान लो, लेमडा बाय 2, है ना, पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट वायर में 1/r पर डिपेंड करता है, ना कि 1/r² या फिर r³, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, लैम्डा बाय 2, है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू r के बराबर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज के लिए कैसा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी बाहर की ओर होगा, सिंपल है, बाहर की ओर होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इनफाइनाइट सीट रहे, है ना, इनफाइनाइट सीट रहे, तब यहां पर अगर प्लस है तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ये डिस्टेंस से फ्री होता है, और ये होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आर से फ्री होता है, इसमें आर आता ही नहीं है, और यही ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक में फिर एप्सिलॉन बाय सिग्मा में एप्सिलॉन नॉट सिर्फ होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, है ना, इनफाइनाइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ना डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है, इनवर्सली नहीं करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ आर, यस, इस आर से फ्री होता है, और यही एकमात्र ऐसा फिगर था एक स्ट्रेट वायर में, वो भी 1/r पर, ये इसमें आर फ्री हो जाता है, इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। और अगर इस होलो स्फीयर जो आपके सिलेबस में वो 1/r² पर डिपेंड कर जाता है। इनसाइड ए थीन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होता है, देखो अगर कोई एक होलो स्फीयर है ना, अब इसके अंदर जो इतना होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होता है, तो अंदर में 0 होता है। इसीलिए जब भी कभी मौसम खराब होता है, थंडरिंग होता है ना, ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको कार को पूरी तरह से क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि अगर चार्ज यहां रिसाइड भी करेगा तो अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाता है ना, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा तो इसके अंदर बैठा हुआ हर इंसान क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होता है, वो 0, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसको, है ना, ऑप्शन डी। एट द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, तब कितना होगा, देखो सब सरफेस पर कितना होगा, सबसे पहले जान लो बाहर में होता है 1/,
4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। ये आर क्या है, रेडियस से बड़ा है यानी आउटसाइड है। अब अगर सरफेस पर बात आ जाए तब यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहां से देखो, अब यहां से इस टोटल चार्ज को अगर हमको सिग्मा में दिखाना पड़े तो क्या हो जाएगा, 1 बाय इतना। अच्छा, अब आप जानते हैं कि टोटल जो होता है, ये जो टोटल होता है सिग्मा बराबर ये होता है टोटल चार्ज बटा एरिया। अब यहां से इसको रख देंगे, टोटल चार्ज स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से हम लोग जब Q देखते हैं तो Q इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग जैसे इसका मान यहां से रखेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये और ये कैंसिल, है ना। अब यहां से अच्छा आर, यहां आर कैंसिल किया तो हमारा आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे क्यू बाय आर स्क्वायर होता है बाहर में, है ना, ये बाहर का है तो बाहर में ये होता है। अब यहां पर है सिर्फ इस चार्ज को दिखा दो तुम किस में, सरफेस चार्ज डेंसिटी में, इस फॉर्मूला की मदद से, जहां की यहां आर का काम यहां आर स्क्वायर कर रहा है तो आर आर सब कैंसिल हो गया तो हमारा ये चीज आ जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है आउटसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, होलो सेल के बारे में ही बात हो रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। देखो अगर एक स्फीयर है ना, जिस पर चार्ज रिसाइड किया है सरफेस पर, तो इससे आर डिस्टेंस जो कि बाहर में है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव करेगा। क्या करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ऑप्शन सी के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। चलिए तो ऑप्शन सी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिक्रीज करता है 1/r से। हाँ, ये जैसे स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, 1/r। याद रखना, प्लेट में इंडिपेंडेंट होता है और इस होलो स्फीयर अगर बाहर में है तो 1/r स्क्वायर पर करता है, तो यहां पर तो करेगा 1/r, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस। ना ना ना, ये तो डिपेंड ही नहीं करता है, डिपेंड ही नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहेगा वो हमेशा बना रहेगा, यानी कांस्टेंट होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वेरीज। बाहर में जो वेरी करेगा, है ना, इस होलो स्फीयर का 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फिर से। स्ट्रेट लाइन में 1/r पर करेगा, इनफाइनाइट प्लेट पर r पर डिपेंड ही नहीं करेगा, और होलो स्फीयर में 1/r स्क्वायर पर करेगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। ऐसे में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है चैप्टर 1 का, और इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। एक एक ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लेना विथ एक्सप्लेनेशन, मेरा वीडियो देख लेना, शेयर करना अपने दोस्तों से। जितना ज्यादा हमारा शेयर होगा उतना अच्छा अच्छा कंटेंट्स लाएंगे हम। डेरिवेशन आपको बहुत इजी बना कर देंगे, आपको शायद ही कभी कहीं मिलेगा ऑनलाइन में, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हम इतना इजी डेरिवेशन देंगे। लेकिन हाँ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, जितना ज्यादा सब्सक्राइबर हो उतना हम काम करेंगे। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।